क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान इनमें से कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या होता है? तो इसका आंसर है बी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो ग्लाइकोलिसिस में फाइनली क्या बनता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, पायरुविक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, 2 molecules of pyruvic acid are formed from 1 molecule of glucose during glycolysis. Next question is in glycolysis during oxidation electrons are removed by। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, NAD positive. It is NAD positive which accepts electrons from the various molecules during glycolysis. Next question is total number of ATP molecules produced during glycolysis can be, और इसका जो आंसर है दैट इज 8 ATP molecules. Next question is total number of ATP molecules produced during glycolysis through substrate level phosphorylation is। तो टोटल कितने ATP molecules बनते हैं during glycolysis through substrate level phosphorylation। तो आपको याद रखना है substrate level phosphorylation की वजह से ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन टोटल। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इज। तो अभी मैंने आपको बोला कि टोटल में 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, लेकिन उसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं। सो जो नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस दैट इज 2। तो यहाँ पर बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2, और ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड विच लेटर ऑन प्रोड्यूस 6 ATP molecules. So in total 8 ATP molecules are produced during glycolysis. Next question is total number of NADH molecules produced during glycolysis is। तो इसका जो आंसर है that is A part, 2 molecules of NADH are produced during glycolysis. Next question is glycolysis is often referred to as। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ए पार्ट, एमडन मेयरहॉफ पारनास पाथवे, EMP पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। दैट इज हेक्सोकाइनेज भी कंट्रोल करता है, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज भी कंट्रोल करता है, पायरुवेट काइनेज भी कंट्रोल करता है। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का? हालांकि ये तीनों रेगुलेटरी एंजाइम्स है, चाहे हेक्सोकाइनेस हो, चाहे फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस हो, चाहे पायरुवेट काइनेस हो, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम जो रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस को वो है बी पार्ट, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम। तो इनमें से कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो कि फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इफ a cell is having high concentration of ATP,
high concentration of citrate or high concentration of the protons. These all substances they inhibit the functioning of phosphofructokinase, जिसकी वजह से जो glycolysis है वो slow down हो जाता है. Next question is which of the following is activator of phosphofructokinase enzyme? और इसका जो आंसर है that is C part, fructose 1,6 bisphosphate. Next question is glycolysis involves which of the following changes? तो ग्लाइकोलिसिस में कौन सी चेंज होती है इनमें से? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, ग्लूकोज इज चेंज इनटू पायरुविक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो उसका पहला फेज ग्लाइकोलिसिस होता है, चाहे एनएरोबिक फेज हो उसका भी पहला फेज ग्लाइकोलिसिस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज ए, और इसका जो आंसर है दैट इज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो रेस्पिरेशन में एनर्जी इज लॉस्ट और एनर्जी इज रिलीज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द apparatus यूज्ड टू मेजर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. तो वो कौन सा apparatus है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेस्पिरेशन को मेजर किया जाता है या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेजर किया जाता है? और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, रेस्पायरोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज appropriately termed, और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, एम्फीबोलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर. तो इनमें से एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर. तो ग्लाइकोलिसिस में एंड पर क्या चीज़ें बनती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, इसमें पायरुविक एसिड बनता है, NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो आपको याद यहाँ पर रखना है कि फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्मड, 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस एनर्जी, और इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट, 673 किलो कैलोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन एटीपी कंटेन्स. तो एटीपी मॉलिक्यूल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, एडेनिन, राइबोस एंड फॉस्फेट. तो एक एटीपी मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइबोस शुगर होता है और एक एडेनिन मॉलिक्यूल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज. तो इसका आंसर है ए पार्ट, एटीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन एटीपी स्टैंड्स फॉर. इसका जो आंसर है दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट रिलीजेस. कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, 30.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, एंड्रोगोनिक रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज pyruvic acid formed during glycolysis of aerobic respiration is transported to. ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये बनते हैं साइटोप्लाज्म में. बाद में इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को किस ऑर्गेनेली में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? और इसका जो आंसर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू. तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है
किस मॉलिक्यूल में या किन मॉलिक्यूल्स में, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Next question is the conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A and carbon dioxide inside mitochondria is called। तो जो पायरुविक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इस कन्वर्शन को क्या कहते हैं? इस कन्वर्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम विच कैटालाइजेस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, pyruvate dehydrogenase। So it is pyruvate dehydrogenase which converts pyruvic acid into acetyl coenzyme A inside the mitochondria. Next question is the enzyme pyruvate dehydrogenase which catalyzes oxidative decarboxylation of pyruvic acid requires which of the following cofactors। तो जो एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस होता है ये कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन से कोफैक्टर्स इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, यानी सारे ये जो कोफैक्टर्स यहाँ पर चाहे थायमीन, पायरोफॉस्फेट हो, चाहे लिपोइक एसिड हो या NAD हो, चाहे कोएंजाइम हो, कोएंजाइम ए हो या मैग्नीशियम हो, ये सारे जो 5 आप यहाँ पर कोफैक्टर्स आप देखते हैं तो ये सारे ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जनरेट्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, 2। So 2 acetyl coenzyme A molecules are produced from one molecule of glycolysis during respiration. Next question is the first compound formed in Krebs cycle is, और इसका जो आंसर है that is citric acid. Next question, Krebs cycle is also known as, और इसका जो आंसर है that is C part, both A and B, यानी Krebs cycle को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Krebs साइकिल स्टार्ट्स विद द रिएक्शन बिटवीन, तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट। तो Krebs साइकिल की जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है बिटवीन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड बनता है। Next question, in one Krebs cycle number of carbon dioxide molecules produced are, तो इसका जो आंसर है that is B part, 2। So 2 carbon dioxide molecules are produced in one Krebs cycle। Next question is how many NADH molecules are generated during one Krebs cycle, तो इसका जो आंसर है that is C part, 3। So 3 NADH molecules are generated in one Krebs cycle। Next question is how many FADH2 molecules are generated during one Krebs cycle, और इसका जो आंसर है that is A part, 1। So 1 FADH2 molecule is generated during one Krebs cycle। Next question is how many water molecules are generated during one Krebs cycle, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, 2। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर जनरेटेड ड्यूरिंग वन Krebs साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Krebs साइकिल ऑकर्स इनसाइड, Krebs साइकिल कहां पर होता है, किस ऑर्गेनेली में होता है, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऑफ Krebs साइकिल आर फाउंड इन, तो Krebs साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं जो Krebs साइकिल को करवाते हैं वो एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल इज ए, तो Krebs साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, उसमें कितने कार्बन होते हैं, तो उसमें 6 कार्बन होते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल इज ए 6 कार्बन कंपाउंड जो कि सिट्रिक एसिड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटाबॉलिकली मोस्ट यूजफुल कंपाउंड ऑफ क्रिब साइकिल इज, और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, क्योंकि इस कंपाउंड को यूज किया जाता है बहुत सारे और कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जैसे कि एमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जनरेटेड इन वन क्रिब साइकिल इज, तो एक क्रिब साइकिल में टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं। तो यहां पर जो एटीपी मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, दीज इंक्लूड दोज एटीपी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एज वेल एज दोज एटीपी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट 12। Next question is during Krebs cycle a molecule of GTP is produced during conversion of, तो जो GTP मॉलिक्यूल बनता है ड्यूरिंग Krebs साइकिल जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और इस GTP मॉलिक्यूल को बाद में ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो GTP मॉलिक्यूल है ये Krebs साइकिल की किस रिएक्शन में बनता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, when succinyl coenzyme A changes to succinic acid. Next question is the enzyme concerned with the transfer of electrons is, और इसका आंसर है dehydrogenase. So it is dehydrogenase enzyme which accepts electrons from one substrate and then transfers those electrons to another substrate. Next question is which of the following enzyme is involved in regulation of Krebs cycle, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, चाहे साइट्रेट सिंथेस हो, चाहे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस हो, चाहे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस हो, ये सारे के सारे एंजाइम्स Krebs साइकिल को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAD स्टैंड्स फॉर, तो NAD स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है ए पार्ट, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो NAD एक एब्रिविएशन है एंड एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NADH इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो NAD का जो काम होता है वो होता है एक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स लेना और उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी और सबस्ट्रेट को देना, यानी एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन करना फिर दूसरे सबस्टेंस की या सबस्ट्रेट की रिडक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोएंजाइम NADH इज डिराइव्ड फ्रॉम विच विटामिन, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट नाइसिन। सो NADH कोएंजाइम जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइसिन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FADH2 स्टैंड्स फॉर, जो FADH2 एक एब्रिविएशन है एंड इट स्टैंड्स फॉर सी पार्ट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है बी पार्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो सबसे पहले एनर्जी किस कंपाउंड से निकाली जाती है, तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टर्मिनल साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इज, तो इसका आंसर है साइटोक्रोम A3। सो इट इज साइटोक्रोम A3 विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चेंज हो जाता है फिर वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट 32। बहुत सारी किताबें लिखती है 36 ATP मॉलिक्यूल्स, और ऐसी भी किताबें हैं जो लिखती है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs, बट द करेक्ट आंसर इज 32, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट sequence of electron acceptors in electron transport chain for ATP synthesis is, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, साइटोक्रोम B फॉलोड बाय साइटोक्रोम C फॉलोड बाय साइटोक्रोम A फॉलोड बाय साइटोक्रोम A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, और इसका आंसर है ATP. तो मोस्ट ऑफ द ATPs दे आर फॉर्म्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज, और इसका जो आंसर है दैट इज A3. सो A3 जो है ना ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय, और इसका जो आंसर है दैट इज B पार्ट, किमी ऑस्मोटिक मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज chemiosmotic model which explains ATP formation through oxidative phosphorylation was proposed by, और इसका आंसर है B पार्ट, पीटर मिचेल. तो पीटर मिचेल ने ही कीमियोस्मोटिक मॉडल को प्रपोज किया था, और इसी मॉडल के थ्रू हम समझ पाते हैं कि किस तरह से ATP बनते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to chemiosmotic model which energy source is involved in ATP formation through oxidative phosphorylation. तो ATP बनाने के लिए किस एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन मोटिव फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on, और इसका जो आंसर है दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो या इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन हो, पहले एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट किया जाता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. फिर उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP यूजिंग ATP सिंथेटेज एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, तो इसका आंसर है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही एक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं फिर दूसरे सबस्ट्रेट को डोनेट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेट्स ऑन और इन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है ये ट्रांसपोर्ट चेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये प्रेजेंट होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो इसका जो आंसर है दैट इज B पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और कॉल्ड. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है, तो उन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है C पार्ट, क्रिस्टाई. Next question is types of cytochromes present in electron transport chain in inner mitochondrial membrane is, तो इसका आंसर है 5. Remember there are 5 types of cytochromes present in electron transport chain. These are cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A and cytochrome A3. Next question is the term cytochrome oxidase is frequently used to collectively represent. तो इसका आंसर है B पार्ट, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3. यानी साइटोक्रोम A और जो साइटोक्रोम A3 होता है दोनों को मिलाकर बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर ग्लाइकोलिटिक NADH इज, और इसका जो आंसर है दैट इज B पार्ट 2. PO रेशो का मतलब होता है कि जो NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनवाते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर क्रिब्स साइकिल NADH. तो इसका जो आंसर है दैट इज 3. तो क्रिब्स साइकिल में जो NADH मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनवाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर FADH2 इज, तो इसका जो आंसर है दैट इज B पार्ट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम फंक्शंस इन. साइटोक्रोम्स का क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? तो इसका आंसर है C पार्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द साइटोक्रोम. तो इसका जो आंसर है दैट इज C पार्ट, साइटोक्रोम A को ये इनहिबिट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज RQ इज. तो RQ का क्या मतलब होता है? RQ इज रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड टू द ऑक्सीजन टेकन. तो रेस्पिरेशन के दौरान
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इस रेशो को कहते हैं RQ। RQ स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है बी पार्ट, रेस्पिरेटरी कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, और इसका आंसर है इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द RQ वैल्यू ऑफ फैट्स इज, इट इज less than 1, so A part is correct. Next question is the RQ value of organic acid is, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जब उनकी रेस्पिरेशन होती है तो उनका RQ वैल्यू कितना होता है, इट इज मोर देन 1, दैट इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स इज, तो फैट्स की तरह ही जो प्रोटीन्स है इनका RQ वैल्यू इज लेस देन 1, तो इसका जो आंसर है दैट इज A पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सकुलेंट्स इज, तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जब उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो RQ वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर है इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि सकुलेंट्स में जो रेस्पिरेशन होती है इसमें जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, तो इसलिए इसका RQ वैल्यू आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, और इसका जो आंसर है दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो इसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर है 40%, यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन होती है तो उसमें से 40% जो एनर्जी होती है वो स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और 60% एनर्जी जो है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन ऑफ, तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आता है रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन ऑफ, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट। जो प्रोटीन रेस्पिरेशन है इसका दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज पास्चर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज, इसका आंसर है 2, सो ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट इज ए, तो आपको याद रखना यीस्ट इज ए फैकल्टेटिव एनएरोब, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक है लेकिन ये एनएरोबिक कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, तो ये दोनों रेस्पिरेशंस करता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट लैक्टेट फर्मेंटेशन, तो लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑकर्स इन, तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट ऑल ऑफ दीज, यानी जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में भी होती है, राइजोपस फंगस में भी होती है और मसल्स ऑफ ह्यूमंस में भी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सेल के किस पार्ट में होती है, इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस इज ए पार्ट ऑफ, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट A एंड B, यानी ग्लाइकोलिसिस अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस अ पार्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी दोनों किस्म के रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो इनमें से किस सबस्टेंस को या सबस्ट्रेट को रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि यूज़ होता है फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और इसका आंसर है सी पार्ट दैट इज जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP सिंथेस इज इन्वॉल्व इन ATP सिंथेसिस व्हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज प्रेजेंट इन, जो ATP सिंथेस एंजाइम होता है जो कि ATPs बनाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो
माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो इसका जो आंसर है वह है डी पार्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस इज हैविंग द एटीपीएस एक्टिविटी? और इसका जो आंसर है बी पार्ट F1। सो एटीपी सिंथेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, F0 एंड F1। सो F1 होता है, यही एटीपी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस एक्ट्स एज ए प्रोटॉन चैनल? तो इसका आंसर है ए पार्ट F0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड? इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? इसका आंसर है सी पार्ट साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन HMP इज एन ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ? इसका आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ HMP आर? इसका आंसर है NADPH एंड पेंटोसिस। तो HMP पाथवे के दौरान NADPH बनते हैं और पेंटोसिस बनते हैं। पेंटोस में कौन सा इंपॉर्टेंट पेंटोस बनता है? जैसे राइबोलोस 5 फॉस्फेट बनता है, जैसे राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, जैसे जाइलुलोस 5 फॉस्फेट बनता है। तो बहुत सारे पेंटोसिस बनते हैं और NADPH भी बनता है। During oxidation of one molecule of glucose through HMP, how many NADPH molecules are formed? और इसका जो आंसर है that is B part, 12 molecules of NADPH are formed during oxidation of one molecule of glucose through HMP. Next question is one molecule of NADPH generates how many ATP molecules through oxidative phosphorylation? और इसका जो आंसर है that is C part 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रेगुलेट्स HMP? और इसका जो आंसर है दैट इज बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ऑफ HMP? और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट NADPH। सो NADPH अगर ज़्यादा बनते हैं उसकी वजह से जो ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस होता है उसकी एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है वो रुक जाता है या उसकी जो रेट है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 4 कार्बन शुगर फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज? और इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि बनता है ड्यूरिंग HMP पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट हैंस क्रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स? तो हायर प्लांट्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है? तो इसका आंसर है डी पार्ट इथाइल अल्कोहल। इस तरह से हमारा ये वीडियो एंड होता है।